आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय का व्याकरण विभाग देखने वाले हैं। इस व्याकरण विभाग में हम आज देखने वाले हैं कि अव्यय का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हमें अपने कृति पत्रिका के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग 14 मास का पूछा जाता है। उस 14 मास में दूसरा प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको वहाँ पर दो प्रकार के अव्यय दिए जाते हैं, दो में से किसी एक अव्यय का आपको अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। अब शब्द के भेद करीबन 8 होते हैं, उसमें से विकारी शब्द 4 होते हैं, जिसे हमने इससे पहले पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरे 4 शब्द होते हैं अव्यय शब्द, जिसे अविकारी शब्द के नाम से भी पहचाना जाता है। आज हम अव्यय शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अव्यय शब्द के आपके किताब में कुछ प्रकार दिए गए हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं और अव्यय शब्द के कुछ प्रकार वहां पर दिए गए हैं। अव्यय शब्द के करीबन 4 प्रकार। पहला प्रकार होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा प्रकार होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा प्रकार होता है संबंध बोधक अव्यय। इस अव्यय को ही संबंध बोधक अव्यय को ही संबंध सूचक अव्यय के नाम से भी पहचाना जाता है। और चौथा प्रकार होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। आज से पहले परीक्षा में अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखना होता था और उसके लिए आपको इन चारों प्रकार के अव्ययों को पढ़ना आवश्यक था, पर अभी आपको यहाँ पर अव्यय का प्रकार पहचान कर उसका भेद लिखना नहीं है। आपको अव्यय शब्द दिया जाएगा, उसका आपके वाक्य में, अर्थपूर्ण वाक्य में उसका आपको प्रयोग करना है। पर ये हमें जानकारी हो इसलिए आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं जो हमने अभी देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय का वाक्य में प्रयोग करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, यानी किसी अव्यय शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से बातों पर गौर करना है, कौन कौन सी बातों को हमें याद रखना है। उसमें पहली बात आपको बताई जा रही है, अव्यय शब्द का अर्थ समझकर प्रयोग करना आवश्यक है। जो शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाक्य अर्थपूर्ण होना आवश्यक है, जैसे आपको प्रश्न में बताया गया है कि वाक्य अर्थपूर्ण चाहिए। तीसरी बात है सरल या छोटा वाक्य बनाएं, उसका क्या कारण है वो भी आपको बताया जाएगा। चौथी बात है आवश्यकता हो तो ही संयुक्त वाक्य बनाए, नहीं तो सरल वाक्य या छोटा वाक्य बनाकर उसे पूरा कर सकते हो। अव्यय शब्द का अर्थ समझकर प्रयोग होना आवश्यक है। वाक्य में जिस अव्यय शब्द का प्रयोग आपने किया है उस शब्द को अधोरेखित करना अनिवार्य है। जो वाक्य आपने बनाया है उस वाक्य में विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग होना भी अपेक्षित है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग अगर ना करें तो आपके वाक्य को उचित अर्थ प्राप्त हो सकता है। ये जो ध्यान देने योग्य बातें है उसे हम जरा गौर से देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। पहली बात तो वहां पर बताई गई है अव्यय शब्द का अर्थ समझकर प्रयोग करना आवश्यक है, यानी जो शब्द आपको वाक्य में प्रयोग करने हेतु वहां पर दिया गया है, अव्यय बनकर आया है, उस शब्द का पहले अर्थ समझ लो। जैसे वहां पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक शब्द दिया गया है पास। अब पास इस शब्द का नीचे एक वाक्य बनाया है। बच्चे लगभग इस प्रकार का वाक्य परीक्षा में बनाते हैं और जिसके कारण उनके मार्क्स की कटौती वहां पर होती है। राजेश 10वीं कक्षा पास हो गया। अब यहाँ पर वाक्य तो सही ढंग से बना है,
पर पास शब्द का प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पास शब्द का प्रयोग उन्होंने उत्तीर्ण के हिसाब से बनाया गया है। पर हम हिंदी भाषा का पेपर लिख रहे हैं और यहाँ पर हिंदी भाषा में पास शब्द का अर्थ होता है नजदीक, और यहाँ पर व्यवहारिक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं, इसलिए वहाँ पर बच्चों ने राजेश 10वीं कक्षा पास हो गए इस प्रकार का वाक्य बनाया है। इसलिए वहाँ पर इस वाक्य को गलत ठहराकर उसके 0 मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं। वो वाक्य किस प्रकार होना चाहिए? राजेश के पास 10 रुपए है, तो वहाँ पर पास शब्द नजदीक अर्थ से प्रयोग हुआ है। इस वाक्य को पूरे अंक वहाँ पर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार से संभ्रमित करने वाले कुछ अव्यय शब्द है, जिसे नीचे दिया गया है, देख सकते हो आप। और मतलब किस तरफ, और मतलब अथवा, पास मतलब नजदीक, पर वहां पर अभी पर मतलब पंख भी होता है और पर मतलब ऊपर भी होता है, पर वहां पर शब्द जो है वो ऊपर के हिसाब से वहां पर उसका अर्थ हमें लेना है, क्योंकि वो अव्यय शब्द है। अब वाह ये विस्मयादिबोधक अव्यय भी हो सकता है, वाह मतलब अथवा भी हो सकता है। आपको वहां पर किस प्रकार का अर्थ लेना है वो सोच समझकर उसका वाक्य में प्रयोग होना अपेक्षित है। वहा, अब वहा मतलब तारीफ की गई है और वहा मतलब किसी जगह को दर्शाया गया है, यानी जो शब्द आपको दिया गया है, जो अव्यय आपको दिया गया है, उसका अर्थ पहले समझ लो और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करो, तो आपको मार्क्स की कटौती नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात वहां पर बताई गई है, सरल या छोटा वाक्य बनाए। अब वहां पर आप बड़ा वाक्य बनाओगे तो क्या वो गलत है क्या? तो नहीं, वो भी सही है। छोटा वाक्य बनाओगे तो भी सही है। पर अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़ा वाक्य बनाने की कोशिश में हम कई वहां पर वर्तनी की गलतियां कर देते हैं, मात्राओं की गलतियां होती है, और जिसके कारण हमारा प्रयास सही होने के बावजूद भी हमारे मार्क्स वहां पर कट होते हुए या मार्क्स की कटौती होती हुई हमें दिखाई देती है। वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया है, अव्यय शब्द दिया है, और राजेश के साथ मैं घूम रहा था तब अचानक राजेश कुत्ते की ओर बढ़ता दिखाई दिया। अब यह वाक्य बिल्कुल सही है, पर इतना लंबा या इतना बड़ा वाक्य बनाने की बजाय अगर हम लिखते राजेश कुत्ते की ओर बढ़ रहा था और शब्दों को अधोरेखित करते तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते। ऊपर के वाक्यों को भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर अगर ज्यादा बड़ा वाक्य वहां पर आपने बनाया है तो उसमें जैसे मानो मैं के ऊपर वहां पर बिंदु नहीं है, घूम की जो मात्रा है वो अगर पहली हो जाती है, छोटी वाली हो जाती है, तो वहां पर आपके जो मार्क्स है वहां पर कट हो सकते हैं। इस तरह की गलतियों को टालने के लिए आपको छोटा से छोटा या सरल वाक्य आप बनाते हो तो आपके मार्क्स की कटौती वहां पर नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब आप वाक्य बना रहे हो तो आवश्यकता हो तो ही संयुक्त वाक्य बनाए। जैसे पहले बातों में कहा गया है कि सरल वाक्य बनाए, पर कुछ ऐसे अव्यय शब्द हो सकते हैं कि जिनका प्रयोग करते समय हमें संयुक्त वाक्य वहां पर बनाना पड़ेगा, वहां पर सरल वाक्य में उसका प्रयोग हो नहीं सकता। तो आवश्यकता हो तो ही संयुक्त वाक्य बनाए, मिश्र वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मिश्र वाक्य बनाने की झंझट में ना जाए। उदाहरण के तौर पर वहां पर दिया गया है, राजेश के साथ मैं घूम रहा था और तब अचानक राजेश कुत्ते की ओर बढ़ता दिखाई दिया। अब वहां पर ये वाक्य भी सही है, पर इसी वाक्य को अगर हम कम गलतियां करते हुए छोटा वाक्य बनाए तो नीचे दिया गया है, मैं और राजेश साथ में घूम रहे थे। अब वहां पर भी और शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊपर भी और शब्द का प्रयोग किया गया है, पर अगर छोटा वाक्य बनाते हैं तो भी उतने ही मार्क्स है, बड़ा वाक्य बनाते हैं तो भी उतने ही मार्क्स है। तो क्यों ना छोटा वाक्य बनाए जिसके कारण हमारी गलतियां कम हो, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि मराठी है। मराठी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी में अक्सर मात्राओं की गलतियां वहां पर करते हुए नजर आते हैं, तो इस बात पर आपको गौर करना है। दूसरी बात है, वाक्य अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। जैसे आपको प्रश्न में ही बताया गया है कि निम्नलिखित अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल। राजेश के घर के पास बड़ा आम का पेड़ है। अब अगर
देखा गया तो ये वाक्य हमें सही लगता है, पर यह वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है। इस वाक्य का अर्थ गलत निकलता है। राजेश के घर के पास बड़ा आम का पेड़ है। वाक्य कैसा होना चाहिए? राजेश के घर के पास आम का बड़ा पेड़ है। वहां पर विशेषण जो है वो गलत जगह पर लगाया गया है, क्योंकि राजेश के घर के पास बड़ा आम का मतलब पेड़ जो है, पेड़ बड़ा है या आम बड़ा है? पहले वाक्य में आम को बड़ा बताया गया है, पेड़ को नहीं। पर वास्तवता यह है कि पेड़ बड़ा है और वो पेड़ आम का है। इस प्रकार से आप उस वाक्य को अर्थपूर्ण ढंग से बना सकते हो। और बातें हैं, वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर सकते हो, पर कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य अर्थहीन होता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार? वहां पर पास शब्द का प्रयोग किया गया है, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। अब आप कहेंगे सर ये वाक्य तो बराबर है, यहाँ पर कहाँ गलती है? पर अभी देखो, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं मेरे घर के पास आम का पेड़ है, तो वहां पर वाक्य से अर्थ प्रेरित होता है कि मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है। वही वाक्य जब पढ़ने वाला और दूसरा कोई पढ़ता है तो मेरे घर के पास आम का पेड़ है, तो अर्थ प्रेरित होता है उसके घर के पास भी आम का पेड़ है। यानी जो पढ़ने वाला है उस पढ़ने वाले के हिसाब से उसका अर्थ वहां पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितने लोगों के घर के पास आम का पेड़ है ये समझ में नहीं आता है, यानी कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी वहां पर गलत नजर आता है। जैसे मैं उसके पास खड़ा था, मैं उसके पास खड़ा था, कौन किसके पास खड़ा था समझ में नहीं आता है। मतलब वहां पर उस वाक्य का अर्थ सही ढंग से प्रेरित या प्रेषित नहीं होता है। तो वाक्य कैसा होना चाहिए? राजेश के घर के पास आम का बड़ा पेड़ है। यानी मेरे शब्द की जगह पर मैंने संज्ञा का प्रयोग किया है, मेरे शब्द को मैंने हटा दिया, सर्वनाम की जगह पर मैंने संज्ञा शब्द डाला है। राजेश के घर के पास आम का पेड़ है। अब कोई भी इस वाक्य को पढ़ेगा तो सबको पता है कि राजेश के घर के पास आम का पेड़ है, मतलब उस वाक्य का अर्थ बदलता नहीं है। इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग ना करें या उसे आप टाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण आपके मार्क्स की कटौती नहीं होगी। दूसरी बात है, वाक्य में जिस अव्यय शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द को अधोरेखित करना आवश्यक है। यानी आपने जिस अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है वो शब्द वाक्य में कौन सी जगह पर आया है उसे आप अधोरेखित कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए। मतलब परीक्षक जब वो चेक कर रहा है तो उसे पता चलेगा कि आपने उस शब्द को कहां पर लिखा है, तो तुरंत आपको वहां पर मार्क्स मिल जाते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक बात है, कई बार उसके आधे मार्क्स की कटौती भी वहां पर पकड़ी जाती है। उदाहरण के तौर पर दिया गया है, राजेश कुत्ते की ओर बढ़ रहा था और शब्दों को मैंने अधोरेखित कर दिया है। दूसरी बात है, वाक्य में विराम चिन्हों का सही ढंग से प्रयोग आवश्यक है। अब हम वाक्य बना रहे हैं तो उस वाक्य में जहां पर कौन से विराम चिन्ह आने चाहिए उसका ढंग से प्रयोग हो तो हमारे मार्क्स की कटौती नहीं होती है। अरे राजेश तू कब आया? अरे रे बहुत बुरा हुआ। देखो वहां पर अरे शब्द और अरे रे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय बनकर आया है, मतलब मन की भावना वहां पर व्यक्त की जा रही है। तो अरे शब्द के बाद वहां पर मैंने अल्पविराम लगाया है। राजेश तू कब आया? प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। वहां पर अगर आप पूर्ण विराम लगाओगे तो आपके मार्क्स वहां पर कट हो सकते हैं। अरे रे उसके बाद वहां पर विस्मयादि चिन्ह लगाया गया है, उसे वहां पर गौर से आप देख सकते हो। और आखिर में बहुत बुरा हुआ, वहां पर पूर्ण विराम लगाया गया है। मतलब जो वाक्य आपने बनाया है उसे उस वाक्य में सही ढंग से विराम चिन्हों का प्रयोग होना अपेक्षित है। दूसरी बात है, अब ये जो बातें हमें पता चली है कि अव्यय शब्द का हम किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो परीक्षा में महत्वपूर्ण ऐसे कौन से शब्द है ज्यादातर वो बार बार पूछे जाते हैं या परीक्षा में आने के ज्यादा चांसेस है या ज्यादा तौर पर उन शब्दों का प्रश्न बनकर हमारे सामने उभर कर आना संभव है। तो ऐसे शब्द मैंने आपको दिए हैं, जैसे और, परंतु, अथवा, क्योंकि, एकाएक, पास, नजदीक, अरे, किंतु, बहुत, सामने,
धीरे धीरे, अक्सर, वहाँ, ऊपर, शायद, कभी कभी, वा, जहाँ, इसलिए, बल्कि, तो, हे भगवान, शाबाश, जी हाँ, अथवा, और, लेकिन, अचानक, जैसे आदि शब्द अव्यय के तौर पर आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप जो बातें आज सीखी है उन बातों पर गौर करते हुए इन शब्दों का अपने वाक्य में आप प्रयोग करके देख सकते हो। आज की बातें आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।